We have a glass slab. This is our glass slab. ठीक है, one of the ray which is the incident ray onto the glass slab has been incident at some angle से आई, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाओगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे? तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने के लिए आप यहाँ पे एक नॉर्मल खींचो इस तरह से। सो दिस रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। नाउ द लाइट इज अबाउट टू एंटर इनटू अ डेंसर मीडियम। व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट? द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट इज लाइक दिस। ठीक है। तो अगर ये बिना बेंडिंग के ट्रेवल करेगा तो ये कुछ इस तरह से ट्रेवल करके जाएगा, है ना। इट विल ट्रेवल लाइक दिस। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट कैसे चल रहा होता? इस डॉटेड पाथ पे। ठीक है। लाइट वुड हैव ट्रेवल्ड ऑन टू दिस पाथ, but since there is glass, so what is going to happen? There will be bending of light once it is entered in the glass, है ना, in the glass, then what will happen? It is going to bend towards the normal. जो इंसिडेंट रे था, ठीक है, जो इंसिडेंट रे था वो किधर बेंड करेगा? वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जो इंसिडेंट रे है वो किधर बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ। तो इंसिडेंट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इंसिडेंट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इस तरह से बेंड होकर के यहाँ पे जाके मीट करेगा। ठीक है। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट you will again draw normal. This light has to come out from a denser medium into the rarer medium. So what should happen? This light should bend, है ना, away from the normal or towards the normal? बताओ। away from the normal, because it is about to enter into a rarer medium. तो rarer medium में आने के बाद ये लाइट क्या करेगा? away from the normal बेंड करेगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या था? ये वाला। away from the normal ये हो गया। ठीक है। away from the normal ये हो गया। तो ये बना आपके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बना आपके लिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था और इमर्जेंट रे था, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और तो इमर्जेंट रे है, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्रैक्टिकली हमें मिलता है ना। प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लास स्लैब को लेकर के, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, लेजर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो उस लाइट को एक्चुअली में इस पाथ पे निकलना था, बट वो एक्चुअली में लाइट यहाँ से निकलता है। दैट इज, ये लाइट अपने इनिशियल पाथ से क्या कर गया? लैटरली डिस्प्लेस कर गया। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज रिटन एज स्मॉल डी। और स्मॉल डी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डी को क्या पढ़ते हैं? स्मॉल डी को पढ़ते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिलता है? ओनली इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ओनली इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे देखो, ये था इंसिडेंट रे, और ये जो रे फाइनली एमर्ज आउट कर रहा है ग्लास से, इसको बोलोगे इमर्जेंट रे। तो आप क्या बोलोगे? इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो भी इंसिडेंट रे है उससे पैरेलल इन डायरेक्शन कौन होगा? इमर्जेंट रे। ठीक है। पैरेलल इन डायरेक्शन का मतलब ये लाइट यहां से नहीं निकल करके इससे पैरेलली डी डिस्टेंस से एमर्ज आउट कर रहा है ग्लास सरफेस से। ठीक है। सो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना। डेविएशन का मतलब ये इंसिडेंट रे का लाइट था और ये इमर्जेंट रे है, ये इससे कितने एंगल से डेविएट किया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज हाउ मच? 0। और आप बोलोगे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हैं, ये दोनों कैसे हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलो, ये बात समझ में आ गया? तो ये हमने पहले ग्लास स्लैब पढ़ा, है ना। अब प्रिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ग्लास के पास कितने सरफेस है? यहाँ पे एक सरफेस है या दो सरफेस है? ये जो ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास का स्लैब आपको दिख रहा है, इसके पास कितने सरफेस है? ये न्यू टू, डेल्टा, ये कितना न्यू वन, ये कितना न्यू वन। दो सरफेस। इसके पास एक सरफेस ये वाला S1 और इसके पास एक सरफेस ये वाला S2। So this glass slab has got two surface. This glass slab has got how many surfaces? Two surface. इस ग्लास स्लैब के पास टोटल कितने सरफेस हैं? दो सरफेस। समझ में आता है? अच्छा, दोनों सरफेस के बीच में एंगल कितना है? ठीक है। एंगल बिटवीन द ग्लास सरफेस इज हाउ मच? 0 डिग्री।
अब मैं आपको प्रिज्म ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और प्रिज्म के पास भी आपको दो सरफेस देखने को मिलेंगे, बट दोनों 0 डिग्री पे नहीं होगा, दे विल बी एट सम एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा प्रिज्म आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ प्रिज्म। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ए से लिखते हैं और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये बेस ऑफ द प्रिज्म है। ठीक है, लाइट को मैं कैसे भेजूंगा, लाइट को मैंने यहाँ से भेजा कुछ इस डायरेक्शन, है ना, लाइट हैज बीन इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन। इफ लाइट हैज बीन इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन देन दिस लाइट कैन बी कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट। इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलोगे, इंसिडेंट लाइट। सो दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू द प्रिज्म। अभी प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या अंतर है, कौन मुझे समझाएगा, प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या अंतर है। क्या प्रिज्म के पास दो सरफेस है, यस, प्रिज्म के पास भी एक सरफेस S1 और दूसरा सरफेस S2 है। आपको दिख रहा है साफ साफ, इस प्रिज्म के पास कितने सरफेस हैं, दो सरफेस है, एक सरफेस S1 और दूसरा सरफेस S2। ग्लास स्लैब में दोनों सरफेस के बीच में 0 डिग्री का एंगल था, मगर प्रिज्म के केस में दोनों सरफेस के बीच में देयर इज सम एंगल एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए को आप क्या बोलोगे, ए को आप बोलोगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलना है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को आप बोलोगे एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। S1 सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाओगे, S1 सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाओगे। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये वाला, क्या ये नॉर्मल है S1 सरफेस पे या नहीं है, क्या ये पेन जो है नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ, क्या ये अभी नॉर्मल टू सरफेस S1 है, यस, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस नॉर्मल को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट अस ड्रॉ दिस नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल होना चाहिए, इट शुड लुक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये बन गया नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से लेते हैं, ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से ले रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। ठीक है, ये जो एंगल आपको दिखा ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। बात समझ में आ रहा है। अब इस रे को एंटर करना है एक डिजिटल मीडियम में, तो व्हाट विल हैपन, ये रे अपने ही पाथ पे चलता जाएगा और इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ठीक है, ठीक है, ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, तो ये इस तरह से बेंड किया है ना, इट हैज बेंड लाइक दिस। तो ये लाइट इस तरह से बेंड किया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ ना कुछ होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, कंसिडर दिस टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच। इसको कितना मानना है बोलो, इसको हम मान लेते हैं R1। क्या लिखोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना लिखा मैंने, R1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लाइट यहाँ पे पहुंचा, दैट इज सरफेस नंबर S2 पे। ये लाइट कहाँ पहुंचा, सरफेस नंबर S2 पे। वापस से लाइट को कहाँ एमिट आउट करना है, एयर में। तो लाइट डिफरेंस ऑफ मीडियम इज देयर, है ना, वेन एवर देर विल बी डिफरेंस ऑफ मीडियम, जब तक लाइट एक सिंगल मीडियम में चलेगा वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। जैसे ही डिफरेंस ऑफ मीडियम क्रिएट होगा, लाइट इज गोइंग टू बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये जो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है, ये लाइट इससे बेंड करने वाला है, और बेंड करके ठीक है किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। उससे पहले आपको इस सरफेस S2 का नॉर्मल बनाना पड़ेगा। S2 सरफेस का नॉर्मल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये कुछ ये कहलाएगा नॉर्मल। ठीक है, ये कहलाएगा नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस। तो ये दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम आपको रखना है O पॉइंट। क्या बोलना है उसको, O पॉइंट। ये दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप बोलोगे O पॉइंट। सो दिस इज नॉर्मल N1 एंड दिस इज नॉर्मल N2। दो नॉर्मल आपको मिलके नॉर्मल N1 एंड नॉर्मल N2। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे ड्रॉ करना जरूरी है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन कैसा है। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंसिडेंट लाइट अगर बेंड नहीं होता तो वो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता। ठीक है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट।
दिस इज द डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था, ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना बन रहा था बोलोगे? ग्लास स्लैब के बीच में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा था? 0 डिग्री। अब इस लाइट को कैसे जाना है और कैसे बेंड करेगा? विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नॉट? ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कि नहीं जाएगा? इट इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द। तो ये जो लाइट यहाँ से ऐसे बाहर एमिट आउट हो रहा है, ठीक है, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज ई। एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज ई। इस एंगल को बोलना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R2। ठीक है, आपको इस तरह, अरे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसका कन्वेंशनली नाम क्या रखा है, R2। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, बट इसको लिखा R2 से। आप ये सोचो, अगर लाइट इधर से इंटर करता तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज करो और बताओ ये लाइट अगर ऐसे इंटर कर रहा होता तो इस पाथ पे जाता और फिर इस पाथ से ऐसा एमिट आउट होता। ये लाइट ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसा बेंड किया और फिर इस पाथ से एमिट आउट हुआ। ठीक है, तो लाइट अगर यहाँ से बेंड कर रहा है तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ई, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R2। ठीक है, तो एक्चुअली में कैसे चला लाइट? P से चला Q, है ना, लाइट कैसे चला, P से चला Q, Q से चला R और फिर R से चला S। तो आप बोल सकते हो PQ जो है दैट इज इंसिडेंट रे एंड RS जो है दैट इज इमर्जेंट रे। ठीक है, क्या बोलोगे? PQ जो है दैट इज विच टाइप ऑफ रे? इंसिडेंट रे। RS इज विच टाइप ऑफ रे? emergent ray। ठीक है, सो दिस इज emergent ray। PQ is incident ray and RS is emergent ray, है ना, ray which is emerging out, ray which is emerging out, so it is emergent ray। ray which is emerging out can be called as emergent ray। ठीक है, I को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। I को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। E को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, जिससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, इमरजेंट रे, है ना, एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज इमरजेंट रे। तो ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो। ठीक है, डायग्राम अभी आपको क्लियर है अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसमें डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे exist। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, एमर्जेंट रे जो है दैट बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द प्रिज्म। एमर्जेंट रे जो है वो किधर बेंड करता है? बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द प्रिज्म। एमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ इमरजेंट रे बेंड करता है ना। दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में, इंसिडेंट रे था और देखो इमरजेंट रे किधर मुड़ा, इमरजेंट रे किधर मुड़ा, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ, है ना। इमरजेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द प्रिज्म। अगर इस प्रिज्म को उल्टा कर दोगे, है ना, तब भी इमरजेंट रे किधर जाएगा? बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूँ। R1 plus R2 plus O, this is going to become equals to 180 degree। एंगल A plus एंगल O will also become equal to 180 degree। और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना होगा उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला है जो आपको दिख रहा है ग्रीन पाथ पे, और इमरजेंट रे का डायरेक्शन ये वाला है। इमरजेंट रे को आप बैक ट्रैक करो, इमरजेंट रे को पीछे की तरफ खींचो, तो इमरजेंट रे जब पीछे की तरफ खींचा तो ऐसा। इसका मतलब अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है। कहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन? यहाँ से यहाँ। ये क्या है आपके लिए? डेल्टा। डेल्टा को क्या बोलोगे? डेल्टा को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन प्रिज्म, है ना। डेल्टा को क्या बोलना है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन प्रिज्म। तो डेल्टा का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डेविएशन। बात क्लियर है? डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा का नाम रखा हमने एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो कि ग्लास स्लैब में 0 हो रहा था, वही प्रिज्म के केस में इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा एंगल से डिविएट कर गया, है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा एंगल से डेविएट कर गया। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान से देखना, मैं क्या क्या बताते जा रहा हूँ, फटाफट आप लोग देखोगे। डेल्टा कैन बी रिटन एज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल आई है, तो इस लाइन को आगे खींचा, ध्यान से देखना, इस लाइन को आगे खींचा यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ खींचा यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आई है या नहीं है? उसमें से ये वाला एंगल कितना मिला आपको? आई माइनस R1 मिला या नहीं मिला? ठीक उसी तरह ये वाला एंगल कितना मिलेगा? देखो ये ई है, तो कौन से दो लाइन के बीच में एंगल ई है ये चेक करो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? ई। तो उसमें से ये पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ई हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? E-R2 हुआ या नहीं हुआ? तो ये एंगल मिला आपको E-R2, है ना। ये एंगल कितना मिला? I-R1। ये एंगल कितना मिला? E-R2। अब बताओ डेल्टा एक्सटीरियर एंगल विल बिकम इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, होगा या नहीं होगा? डेल्टा विल बिकम इक्वल्स टू I-R1 प्लस E-R2। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन क्या होगा ध्यान से देखोगे। रिलेशन क्या होगा, अब सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनाएंगे। डेल्टा विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच? डेल्टा विल बिकम इक्वल्स टू I-R1, ठीक है, प्लस E-R2। इन दोनों एंगल को हमने जोड़ दिया, तो डेल्टा को मैं क्या लिखूंगा? I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। सो दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज डेल्टा। ये आपका आ गया डेल्टा। डेल्टा विल बी दिस मच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो डेल्टा विल बिकम इक्वल टू I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ये बात समझ में आ गया? अब मैं आपको देखो एक ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, इन ट्राइंगल नंबर ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल नंबर QRO, इस ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये सब मिल करके 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से R1 प्लस R2 मिल करके कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल O। तो R1 प्लस R2 दोनों मिल करके कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल O। R1 प्लस R2 मिल करके कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल O। ये एक ट्राइंगल आपको दिखा। उसके बाद एक ट्राइंगल अभी है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल नंबर, इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल QARO दिखा आपको, क्वाड्रिलेटरल नंबर QARO, ये वाला Q, ये A, ये R, ये O। अब एंगल A प्लस एंगल O मिल करके 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अपोजिट एंगल of a quadrilateral is how much? 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is how much? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल O का सम 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हो? तो एंगल A कैन बी रिटन एज हाउ मच? 180 डिग्री माइनस एंगल O। तो वापस से आपको दो इक्वेशन मिल रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या मान लोगे? एक को मान लो A और दूसरे को मान लो B। इसको मान लिया A इक्वेशन और इसको मान लिया B इक्वेशन। तो फ्रॉम A एंड B व्हाट यू कैन से? From A and B, what you can say? Angle A will become equals to R1 plus R2. From A and B, what you can say? आप बोल सकते हो from A and B, I can say that R1 plus R2 will become equals to A. A will become equals to R1 plus R2। मानते हो कि नहीं मानते हो बोलो? अरे ये वाला R1 plus R2 180 माइनस एंगल O है, ये एंगल A किसके बराबर? 180 माइनस एंगल O, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। From equation number A and B, what I can say? Angle A will become equals to R1 plus R2। R1 plus R2 can be written as angle A। तो putting this relation,
है ना। इसको इस रिलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट, अभी दिखा रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया। इसको मान लो सी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, पहले ये रिलेशन पुट अप करो फिर फिगर बताता हूँ। पुटिंग इक्वेशन नंबर सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या था। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, सिंस डेल्टा इट इज इक्वल्स टू आई प्लस ई minus of r1 plus r2, so r1 plus r2 can be replaced by a, so delta will become equals to how much, I plus e minus of a, so delta will be written as how much, I plus e minus of a। अभी डायग्राम देखो, क्या देखना है डायग्राम में बताओ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वापस से इक्वेशन पे आ जाओ। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या बना, आई प्लस ई माइनस ऑफ ए, है ना। इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसको मैं 1 2 और आगे बनाऊंगा तो इक्वेशन नंबर 3 मेंशन करूंगा, और जो छोटे छोटे इक्वेशन है उसको आप ए बी सी डी ऐसा मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बताओ। ठीक है, जब तक तो अब आगे देखिए। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। ठीक है, डेल्टा क्या था, डेल्टा था एंगल ऑफ डेविएशन, याद है ना, डेल्टा क्या था। ठीक है, अब मैं करूंगा अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्यू। तो क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके मुझे बताओ क्या रिलेशन लिखूंगा मैं, बोलो। देखो ये डेंसर मीडियम है तो न्यू टू, ये रेयर मीडियम है तो न्यू वन, ये भी रेयर मीडियम है तो न्यू वन। तो जो ग्लास है उसको न्यू टू से लिखा, और जो एयर है उसको न्यू वन से लिखा। ठीक है, इसको आप न्यू जी भी लिख सकते हो, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन को बोलोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। न्यू टू वन को क्या बोलोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो। न्यू टू वन को क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ प्रिज्म, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज हाउ मच, न्यू टू वन। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे जल्दी से स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो लिखोगे न्यू वन मल्टीप्लाई बाय, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है, विल बी न्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर वन, बोलो समझ में आ गया। न्यू टू बाय न्यू वन का रिलेशन चाहिए तो बोलोगे न्यू टू बाय न्यू वन विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, न्यू टू बाय न्यू वन विल बिकम इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर वन। ठीक है, न्यू टू बाय न्यू वन को सिंपली मैं न्यू लिख सकता हूँ, और न्यू क्या कहलाएगा, न्यू कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, न्यू क्या कहलाएगा बोलो, न्यू क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो न्यू टू बाय न्यू वन को न्यू लिखा, और न्यू जो है दैट इज साइन आई बाय साइन ऑफ आर वन आ गया। ठीक है, ये न्यू क्या है मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। सो न्यू विल बिकम इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन। अब एक बात मेंशन करोगे कि फॉर स्मॉल एंगल्स, जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो आप एक बात मेंशन कर सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई, साइन ऑफ आर वन जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया। क्या कंडीशन अप्लाई किया, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को आई से रिप्लेस कर सकते हैं, और साइन ऑफ आर वन को आर वन से रिप्लेस कर सकते हो। तो न्यू का रिलेशन क्या बनेगा, सो न्यू विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, आई डिवाइडेड बाय आर वन। तो यहाँ से आई का रिलेशन क्या बना, आई का रिलेशन बना न्यू मल्टीप्लाई बाय आर वन। आई कितना बन गया बोलोगे, न्यू मल्टीप्लाई बाय आर वन। इसको फिर से एक इक्वेशन मानेंगे, इसको मान लो फिर से ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ समझ में आया रिलेशन। अगेन वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ, एंड नाउ वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट अनदर पॉइंट से आर पॉइंट। अब आर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, आर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे बताओ, न्यू वन मल्टीप्लाई बाय साइन, है ना, न्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर टू कैन बी रिटन एज न्यू वन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ई। तो ये रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। आप लिखोगे अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ, बट कहाँ पे लगाओगे? एट अनदर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज क्यू। अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कहाँ पर? क्यू पर। तो क्यू पर स्नेल्स लॉ लगाओ जल्दी से। तो क्या रिलेशन बना था? न्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर टू विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच? न्यू वन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ई, है ना, न्यू वन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ई। तो न्यू टू बाई न्यू वन क्या मिलेगा? न्यू टू बाई न्यू वन क्या मिलेगा? सो न्यू टू बाई न्यू वन को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, और ये मिलेगा साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर टू, साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर टू। तो न्यू टू बाई न्यू वन को सिंपली न्यू लिख सकते हो, एंड इट कैन बी रिटन एज ई डिवाइडेड बाय आर टू। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय, है ना, साइन ई जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई, एंड साइन ऑफ आर टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाउ मच? आर टू। ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब जो फार्मूला मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो फार्मूला अप्लाई आप कब कर पाओगे? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों ही बहुत स्मॉल है तब। ठीक है, जैसे 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना, 5 डिग्री, 6 डिग्री, अगर इतना छोटा छोटा एंगल बन रहा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, तो आप साइन ई को ई से रिप्लेस कर सकते हो, साइन आर टू को आर टू से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से ई का रिलेशन क्या आएगा? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू। यहाँ से ई का रिलेशन क्या आएगा बोलोगे? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू। आएगा या नहीं आएगा बोलो? तो आप बोलोगे यहाँ से ई का रिलेशन हमारे पास क्या आया? ई का रिलेशन आया न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू। अब इसको माना इक्वेशन नंबर बी। आपने दो इक्वेशन निकाला, मतलब दो वैल्यूज निकाला। कौन से दो वैल्यूज आपने निकाले? ठीक है, तो मैं डेल्टा का फार्मूला पहले लिखता हूँ, और आई और ई दोनों का रिलेशन आपको यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि सिंस आई जो आ गया वो कितना आ गया? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर वन, एंड ई जो आ गया वो कितना आ गया? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू। ठीक है, आई जो आ गया वो न्यू मल्टीप्लाई आर वन, ई जो आ गया दैट इज न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू, है ना। तो यहाँ पर आप डेल्टा का रिलेशन लिखो कि सिंस डेल्टा जो होता है वो क्या होता है? आई प्लस ई एंड माइनस ऑफ ए। होता है कि नहीं होता है बोलो? अब डेल्टा की जगह और क्या लिख सकते हो? देखो, आई की जगह क्या लिखोगे? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर वन। ई की जगह क्या लिखोगे? न्यू मल्टीप्लाई बाय आर टू एंड माइनस ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा? डेल्टा कैन बी रिटन एज हाउ मच? न्यू टेकन कॉमन, सो इट विल बी आर वन प्लस आर टू एंड माइनस ऑफ ए। नेक्स्ट रिलेशन डेल्टा कैन बी रिटन एज हाउ मच? आर वन प्लस आर टू को कितना लिख सकते हो बोलोगे? ए माइनस ऑफ ए। तो डेल्टा विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच? न्यू माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय ए। तो डेल्टा का ये वाला फॉर्मूला जो बना आपके पास, न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाओगे? ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। ठीक है, ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। बहुत छोटे एंगल्स के लिए आप लिख सकते हो डेल्टा कैन बी रिटन एज हाउ मच? न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए। डेल्टा को क्या लिख सकते हो बोलोगे? न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए। अब देखो डेल्टा का कौन कौन सा फार्मूला बना आपके पास। तो डेल्टा का टोटल कौन कौन सा फार्मूला बना है? देखो, डेल्टा का फार्मूला बना हमारे पास सबसे पहला फार्मूला आई प्लस ई माइनस ऑफ आर वन प्लस आर टू, ये वाला फार्मूला बना था। अब आर वन प्लस आर टू को आपने क्या लिख दिया? ए के बराबर, तो आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। उसके बाद डेल्टा का फार्मूला और क्या बना? न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये सारे डेल्टा के फार्मूले हैं। जो मेजर दो फार्मूला है वो ये वाला है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। बताओ दोनों फार्मूला किसी भी कंडीशन में लगा पाओगे? कौन सा फार्मूला किसी भी कंडीशन में लगेगा? वन वाला या टू वाला? कौन सा फार्मूला किसी भी कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो वन वाला फार्मूला जो है आप लिखोगे कैन बी अप्लाइड इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। डेल्टा इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। और कैन बी अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। ये दूसरा फार्मूला जो है न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए, इसके लिखोगे कि ये जो है इट कैन बी अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। बहुत छोटे एंगल्स के लिए आप ये डेल्टा इक्वल्स टू न्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तक सारे रिलेशन समझ में आ गए आप लोगों को?
बोलो। कैसे अलग होगा? सेम प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कैसे हो जाएगा? हम्म कैसी बात करते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का थोड़ी बदलेगा, चाहे लाइट यहाँ से आए और यहाँ जाए, या तो लाइट यहाँ से आए और यहाँ जाए, यहाँ से आए यहाँ जाए, किधर से भी लाइट आए, कहीं कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इट कैन नॉट चेंज। Who will change? I and R1 will change in such a way that it will result nu 2 1 to be as constant. Similarly, R2 and E will change in such a way that it will result nu to 1 again to be a constant value. तो न्यू टू वन कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, न्यू टू वन हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इट कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो इसके बाद क्या आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगे। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको हम थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल एविडेंस है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा किया और प्रिज्म ने एक स्पेशल बिहेवियर आपको दिखाया। सो व्हाट इज द स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म? ठीक है, तो प्रिज्म का एक स्पेशल बिहेवियर होता है। वो स्पेशल बिहेवियर क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब आप बढ़ाते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब आप बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ डेविएशन को जब आप बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करता है, डेल्टा जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, अभी कितने डिग्री पे है, 40 डिग्री पे, आप 60 डिग्री पे भेजो तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पहले डिक्रीज करेगी, इनिशियली डिक्रीजेस, है ना, इनिशियली इट डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो व्हाट विल हैपन टू डेल्टा, डेल्टा अगेन डिक्रीज्ड, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, फिर से डेल्टा डिक्रीज कर गया। इसका मतलब हम ये एक्सपेरिमेंटली इस बात को करके देख चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा जो है वो डिक्रीज करता है, वैसे वैसे डेल्टा क्या करता है, इनिशियली डिक्रीज करता है। उसके बाद डेल्टा एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे डेल्टा मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ, ठीक है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन हैज बीन अचीव्ड इन अ गिवन प्रिज्म। आप क्या बोलोगे, मिनिमम डेविएशन कंडीशन हैज बीन अचीव्ड इन अ गिवन प्रिज्म। ऐसा कैसे हो पाया, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे थे तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो गई, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो गई। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा मिनिमम हो गया वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर से दोबारा स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म क्या है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, व्हाट हैपेंस टू एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इट अचीव्स अ मिनिमम वैल्यू, आफ्टर इट हैज अचीव्ड अ मिनिमम वैल्यू अगेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस will further will further increase the value of delta। मतलब ये रिलेशन यूनिफॉर्म नहीं है, पहले आई बढ़ाया डेल्टा कम हुआ, आई और बढ़ाया डेल्टा और कम हुआ, आई के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे और बढ़ाने के बाद डेल्टा मिनिमम हो गया। अब आई को और बढ़ाया तो हम देख रहे हैं डेल्टा फिर से बढ़ने लगा, फिर आई को और बढ़ाया, फिर डेल्टा और बढ़ा। तो ये जो बिहेवियर मैंने आपको समझाया ये एक स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म है, जो कि सिर्फ प्रिज्म के केस में हमें देखने को मिलता है। बताओ ये बिहेवियर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलोगे, स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। ये स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म को यूज करके हम लोग एक प्रिज्म फार्मूला बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, प्रिज्म फार्मूला बनाएंगे। तो स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म को यूज करके मैं क्या बनाने वाला हूँ, प्रिज्म फार्मूला बनाने वाला हूँ। तो आप यहां से देखो ध्यान से, मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, जो समझाया वही लिखा गया है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, देन एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस,
then it attains a minimum value, है ना, and after that what happens, it again starts increasing. दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट को, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग टू एंगल ऑफ डिवीजन, वो डिक्रीज होते गया और फिर एक मिनिमम वैल्यू पे आके रुक गया। उसके बाद फर्दर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो एंगल ऑफ डिवीजन अब डिक्रीज नहीं होकर के इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया, तो एंगल ऑफ डिवीजन इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर समझ में आता है तो अब आगे की बात समझो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा आपको, है ना, क्या नोट डाउन करना है, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम देन डेल्टा बिकम्स मिनिमम। सीधी सी बात है, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स मिनिमम होगी, है ना। तो डेल्टा जब मिनिमम होता है तो आई जो है वो ई के बराबर हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ देखो, जब डेल्टा मिनिमम कंडीशन अचीव कर लोगे आप किसी भी प्रिज्म में तो वो प्रिज्म एक स्पेशल कंडीशन में सेटअप हो जाता है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन, तो I becomes equals to E at the condition of minimum deviation and R1 becomes equals to R2 at the condition of minimum deviation. So whenever delta is minimum, I will become equal to E, R1 will become equal to R2। बताओ समझ में आया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, इसके बाद आगे का रिलेशन देखो। तो जो स्पेशल बिहेवियर मैंने आपको प्रिज्म का समझाया उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, किसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एंगल ऑफ डिविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो, ग्रेजुअली व्हेन यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेजुअली व्हेन यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन व्हाट हैपेंस टू एंगल ऑफ डिविएशन। देखो, एंगल ऑफ डेविएशन, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन की वैल्यू ये थी, है ना, ये थी डेविएशन की वैल्यू, दैट इज डेल्टा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने और बढ़ाया तो डेल्टा क्या हुआ, कम हुआ, और बढ़ाया तो डेल्टा और कम हुआ। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा कैसा हो गया, मिनिमम। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा कैसा हो गया, मिनिमम। आप इसको बोल सकते हो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जा रहे हो। तो एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I2, व्हाट इज हैपनिंग टू डेल्टा, तो डेल्टा इज अचीविंग अ मिनिमम वैल्यू एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन अचीव्ड इन अ गिवन प्रिज्म is said that, है ना, is confirmed as the minimum deviation condition of prism to be achieved, है ना। ये जो स्पेशल कंडीशन होगा इसमें एक मिनिमम डेविएशन का कंडीशन अचीव हो चुका है गिवन प्रिज्म में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने और बढ़ाया तो अब क्या आप देख रहे हो, अब आप अपोजिट नेचर देख रहे हो। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन कम होता था, अब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे डेविएशन मिनिमम हो गया उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आगे बढ़ाओगे तो डेविएशन अब डिक्रीज नहीं करेगा, डेविएशन अब इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, तो ये ग्राफ याद रखोगे, है ना। ये ग्राफ किसके बीच में है, दिस ग्राफ इज इन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन अचीव हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर, और R1 किसके बराबर, R2 के बराबर। तो वही सारी बात यहाँ पे लिखी गई है कि आई जो को अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे तो डेल्टा फर्स्ट डिक्रीजेस अटेन्स मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस एट डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम, आई विल बिकम इक्वल्स टू ई, R1 विल बिकम इक्वल्स टू R2। उसके बाद अब आप डेल्टा का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ऑफ ए बनाया था आपने। तो डेल्टा जब मिनिमम होगा तो आई को किसके बराबर लिखोगे, ई के बराबर। इसका मतलब आई को मैं ई से रिप्लेस कर सकता हूँ, ई को आई से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने आपको बोला कि ई को आई से रिप्लेस करो। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम विल बिकम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई माइनस ऑफ ए, और यहाँ से आई को सेपरेट करोगे तो आई विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा मिनिमम प्लस ए इधर आकर के प्लस में और टू नीचे आके डिवाइड में, तो आई विल बिकम इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। बताओ रिलेशन समझ में आया। ठीक है, तो ये अगेन एक इक्वेशन आपने बनाया, इसको ए मानोगे,
उसके बाद अब देखो, डेल्टा मिनिमम पे आई ई के बराबर होता है, आर वन आर टू के बराबर होता है, तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी आर वन प्लस आर टू। ये तो आपको पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर वन प्लस आर टू के बराबर होता है। तो ए को आप कितना लिख सकते हो, आर वन को भी आर लिखो, आर टू को भी आर लिखो, तो आर प्लस आर विल बिकम टू आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, ए बाई टू। आर कितना हो जाएगा बोलो, ए बाई टू। तो आई का रिलेशन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, आर का रिलेशन ए बाई टू। ये दोनों रिलेशन समझ में आ रहा है बोलो। ठीक है, अगर ये रिलेशन समझ में आ गया तो अब इसके बाद आगे का स्टोरी हम लोग बनाते हैं। प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आप लिखोगे न्यू वन, ये रहा न्यू वन, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आई, कैन बी रिटन एज न्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर। जनरल लिखा मैंने आर, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो स्नेल्स लॉ, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करो या यहाँ पे अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, क्या नहीं बदलेगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कांस्टेंट होता है, यस। यही तो स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेसिकली a constant and that constant is known as refractive index of prism with respect to the medium in which it is kept. तो now the prism has been kept in air, तो इस प्रिज्म के अंदर क्या है, ग्लास, पूरा भरा हुआ है ग्लास, इससे बाहर क्या है, एयर। अब यहां से रिलेशन बनाते हैं, न्यू टू बाई न्यू वन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। बताओ कोई प्रॉब्लम, न्यू टू बाई न्यू वन, इस न्यू वन को नीचे लाएंगे, साइन आर को भी नीचे लाएंगे, इसको इस साइन आर को इधर लाएं और न्यू वन को इधर लाएंगे। तो न्यू टू बाई न्यू वन विल बी साइन आई बाई साइन आर। इसको मैं न्यू टू वन लिख सकता हूँ। न्यू टू वन को क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इट विल बी साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो न्यू विल बिकम इक्वल्स टू how much, साइन ऑफ आई का वैल्यू कितना आया था, मैं दोबारा आपको रीड करवा देता हूँ। आई का वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू और आर का वैल्यू ए बाई टू। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, आर का वैल्यू कितना, ए बाई टू। तो ये मैंने बॉक्स में डाल दिया और ये क्या बन गया, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने ड्राइव किया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। दिस इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला। आप इस फार्मूले को क्या बोलते हो, जल्दी से बोलोगे, दिस इज प्रिज्म फार्मूला, है ना। तो प्रिज्म फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। न्यू क्या है यहाँ पे बताओ, न्यू क्या, व्हाट इज दिस न्यू, किसके रिस्पेक्ट में, देखो कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं बोला गया है तो आप ऑटोमेटिकली मान लोगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है।